हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी घटना चक्र समसामयिक की। ठीक है। तो इसमें जो है यूपी स्पेशल भी है और बिहार बिहार स्पेशल का तो चलिए क्या करेंगे, पर यूपी स्पेशल है ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको भी कर लेंगे। ठीक है। ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है। कब से कब तक की है ये? तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक के इसमें जितने भी हैं अपडेटेड वर्जन है सारे। ठीक है। तो ये हमारे उसके लिए ज़्यादा यूपीएससी के लिए, हाँ थोड़ा बहुत ही है, कुछ परसेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, पर मेनली ये यूपी पीसीएस पर फोकस है इसका। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूपीएससी के लिए बेकार है। हाँ, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि ये इनका लेवल उसमें अनलैक है नहीं है। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद फिर वैज्ञानिक और बिहार विशेष नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी ऊपर का सारा पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो जो यूपी का वो है स्पेशल वो भी देख लेंगे। ठीक है। देखिए इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर इसमें नज़र दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या टॉपिक है। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, तो हम इनको सिर्फ एक बार रीडिंग देंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो एक बार और, एक या दो बार और पढ़ लेंगे, तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 13 नए जिले फाउंड हुए कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जो उनके अब जिलों की संख्या कितनी होगी? 13 से बढ़कर 26 हो चुकी है। ठीक है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25। अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये हमारी 25 हो जाती। ठीक है। और जिलों की बात करें तो ये अब 26 हो गए हैं। 13 नए जिले की देखिए यहाँ पे दे रखे हैं कौन से हैं। पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, अन्नामया, श्री बालाजी, श्री सत्यसाई। ठीक है। प्रत्येक जिले एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक है। जितने भी जिले हैं हर एक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सटे हुए हैं। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन जो है उस क्षेत्र को दो जिलों, जिसका नाम क्या रखा, अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला ये अपवाद है। ठीक है। उसको तोड़ के मतलब दो जिलों में बना दिया। उसके बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या कितनी है? 38.15 लाख है हर जिले में। ठीक है। जो कि नए जिलों के गठन से पहले थी। और अब अगर बात करें तो हर जो 13 नए जिले बने हैं उसके बाद यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई है। मतलब 26 जिले हैं, हर जिले में इतने लोग हैं। ठीक है। पहले ये जनसंख्या कितनी थी जब 13 जिले थे? तो ऑलमोस्ट डबल होगी इसकी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी। पेपरलेस जो है विधानसभा बन गई, कहाँ की? नागालैंड की। तो 19 मार्च 2022 को ऐसा हुआ, नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। नागालैंड विधानसभा ने यह उपाधि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा बोलते हैं, उसको पूर्णतः लागू कर प्राप्त किया। ठीक है। देश की पहली विधानसभा कहाँ की बनी? नागालैंड की। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक, जो होता है ना टैबलेट होता है ऐसा बड़ा सा होता है, तो उसको संबंध किया गया उसका। ठीक है। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं के में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना। ठीक है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो हर चीज़ में हो रहा है, तो इसमें भी सही। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जैसा कि आपको पता है 5 राज्यों में हुए थे, ये अभी पढ़ेंगे इनके बारे में वन बाय वन, कौन कहाँ पे जीता। तो आपको जैसा पता ही, पंजाब में तो आप पार्टी आ गई है। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। पंजाब में देखें तो 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 23 मार्च 2022 को निर्धारित की गई थी। ठीक है। जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है। राज्य में जो है टोटल अगर उसकी बात करें क्षेत्रों की कुल संख्या निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के तो 117 हैं। उसके अलावा गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल कर ली। 16 मार्च 2022 को कौन बने आपसे? भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के हैं, उसके पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की।
आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो राज्यों संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। उसके बाद गोवा की बात करें तो इसका भी 15 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला था। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 33% के मत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही। ठीक है, 40 में से 20 जीत गई। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल में हेतु प्रमोद सावंत, नए मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब वहीं पे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल जो है वही 23 मार्च 2022, 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। ध्यातव्य है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 70 है। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें जीतने पर सफल रही है। ठीक है, 47 सीटें बीजेपी ने निकाल ली। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी कौन बन गए वहाँ के मुख्यमंत्री? धामी, पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद देखिए मणिपुर, राज्य में नई विधानसभा में वही चुनाव हुआ 28 फरवरी 2022 को एवं 5 मार्च 2022 को संपन्न हुए। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 60 है, 60 है। ठीक है, इनमें से 32 सीटें जो है बीजेपी जीत गई 37.83%, और AN बीरेन सिंह ये जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने 21 मार्च 2022 को। उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही है कौन जीती है। तो उत्तर प्रदेश में 8वां विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में हुआ। विदित हो कि 17वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 403 है यहाँ पे, जिसमें से 84 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही आरक्षित है। उसके बाद बीजेपी ने 41.3 मत के साथ 403 में से 225 सीटें निकाल ली, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती। ठीक है, साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, यह क्षेत्र विधानसभा चुनावों में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। मतलब इतने ज़्यादा मतों से कोई भी नहीं जीता। ठीक है, 2,14,835 से साहिबाबाद से। उसके अलावा देखिए हरचंदपुर, रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा, और सैदरपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, 25 साल और 25 साल। ठीक है, इसके साथ ही जो आजमगढ़ जिले है उसकी निजामाबाद जीत आलम बंदी 86 वर्ष सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ठीक है, जो ये मतलब अपवाद होते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री दूसरी बार जो शपथ ले रहे हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, तो ये देख लेते क्या है इस मिशन में। तो ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI इसका शुभारंभ किया। कब किया? 8 अक्टूबर 2017 में किया था। ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य फिर से संचालित किया गया। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 राउंड्स में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिले में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो था IMI 4.0 सबसे लास्ट में जो किया उसको 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु 75 साल पूरे होने की खुशी में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है इसमें। तो मिशन के प्रथम दौर में जो है 11 एवं तृतीय दौर में 22 केंद्र शासित प्रदेशों या फिर राज्यों को शामिल है इसके अंदर। मिशन का फोकस क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने के में योगदान देना। कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना। ठीक है,
उसके बाद देखिए गोवर्धन संयंत्र कहाँ पे, इंदौर। तो 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी, ठीक है, मतलब जो वो गोबर गैस संयंत्र में होता है ना, जो ऑर्गेनिक फूड डालते रहते हैं, जैसे जो फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं, घर का जो भी होता है, जो मतलब गलने लोग सड़ने योग्य खाना होता है, खाना हो कुछ भी हो, वो डाल देते हैं, उससे गैस बन जाती है, ठीक है। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। कौन से एशिया पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है, कहाँ पे है, इंदौर में। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटी के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी जो होती है उस पर आधारित है। परियोजना को लागू करने के हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उसको स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने में सक्षम है, ठीक है, इतना मतलब इतने किलो तक इसमें डाल सकते हैं, उसको ये ट्रीट कर देता है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होता है, जो पेड़ों वगैरह में डालते हैं, उसके उत्पादन की उम्मीद है। गोबर धन योजना, तो जो गोबर होता है उसका पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग, इसकी फुल फॉर्म दी गई गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इस योजना की घोषणा बजट 2018 से 19 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना। उसके बाद देखिए तो अगली योजना क्या है, स्माइल योजना। ये कब लॉन्च हुई, 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। स्माइल की फुल फॉर्म है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, ठीक है। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, मतलब 100% इसको केंद्र ने पैसा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के लिए कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 2 उपयोजनाएं शामिल है, कौन सी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और जो भीख मांगने वाले होते हैं उनके कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है। उसके बाद मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021 से लेके 22 में से लेके 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। तो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें शामिल किया गया, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट या फिर 3,000 मीटर इससे अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है, ठीक है। जब मतलब आप वहाँ हिमाचल प्रदेश में जाते तो रोहतांग पास जाते टाइम ये रास्ते में पड़ती है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है। इस सुरंग का निर्माण किसने किया, बीआरओ ने, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल हिमालय की जो पीर पंजाल श्रृंखला है उसमें अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लोहाल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसके परिचालन में से जो है सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह जो लद्दाख में पड़ता है उसके बीच की दूरी 46 किलोमीटर की कमी आई है दोनों के बीच में, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी सॉरी। तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। क्या है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य इनकी प्रतिमा है, ठीक है, जो मतलब गणितज्ञ थे उनकी प्रतिमा है ये। उसके बाद यह प्रतिमा जो है शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जियर स्वामी आश्रम में स्थापित है।
उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्रशताब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का एक हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति, ठीक है, मतलब सबको बराबर जो समता का अधिकार होता है ना, मूल अधिकार जैसे, वैसे ही समता मूर्ति नाम दिया गया। यह प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, ठीक है, जिसे भद्र वेदी नाम दिया गया। ठीक है, एक आधार भवन है वो जो उसकी हाइट है 54 फीट है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी इन्होंने की थी। उल्लेखनीय है कि जो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है 216 फीट का, उसके अंतर्गत भद्रवेदी, पद्म पीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा एवं त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से बनाई गई है, 5 अलग अलग धातुओं को मिला के। कौन सी? स्वर्ण, सोना हो गया एक तो, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम मतलब नकाशीदार मंदिर, इनका भी निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन है उसने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। ठीक है, चाइना में मतलब इसको बनाया गया। कौन सी? एरोसन कॉरपोरेशन। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर पूरी प्रतिमा तैयार हुई। उसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा मतलब एक सिटिंग पोस्चर है, उसमें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है ये। ठीक है, थाईलैंड स्थित जो ग्रेट बुद्धा है, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, उसको बैठी हुई मूर्तियों में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये आ गई रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और फर्स्ट पे ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है जो फर्स्ट की नंबर 1 है, इसकी 216 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, अब वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की 351 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टैचू ऑफ बिलीफ, मतलब विश्वास रखना। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ पीस 2020 को जो है 16 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज 151 ईस्वी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसकी जो है 151 इंच, इस प्रतिमा की हाइट कितनी है? 151 इंच बस। यह प्रतिमा अष्ट धातु 8 धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र इसमें स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज ने जैन जो 1870 से 1954 तक थे संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का प्रसार किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, जो कानपुर मेट्रो स्टेशन है। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे कॉरिडोर 1 के प्राथमिक खंडन का उद्घाटन किया। ठीक है, कानपुर मेट्रो के इस खंड में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। ठीक है, 9 किलोमीटर में हर किलोमीटर पे एक मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई है 32 किलोमीटर जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड है। ठीक है, इस परियोजना को 2 गलियारों कॉरिडोर में विभाजित किया गया। प्रथम जो आईआईटी कानपुर से नौबस्ता, द्वितीय जो है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 तक पूरा होगा, 5 वर्ष में। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीपीसीएल इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। ठीक है, प्राथमिक खंड की अगर बात करें आईआईटी कानपुर से मोती झील, तो इसके सभी 9 मेट्रो स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हरित भवन परिषद के प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया। ठीक है, बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना, अब ये क्या 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना जो कि मध्य प्रदेश में है और पनकी जो कि यूपी में है, बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस पाइपलाइन का संचालन बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। तो बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित जो बीना है उस बीना रिफाइनरी से लेकर जो यूपी में कानपुर है उसके पनकी स्थित पीओएल पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है उत्तर प्रदेश से 283 और मध्य प्रदेश से 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग
3.45 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। एक वर्ष में मतलब इतना वो भेज देगा। ठीक है। इस पाइपलाइन का व्यास जो है व्यास होता है, जैसे कि ये हमारा सर्कल है तो इसका ये पूरा व्यास होता है, इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, रेडियस डायमीटर 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश से 1227 और मध्य प्रदेश से 297 करोड़ रुपए है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी, मतलब इन जिलों से जाएगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश में 2 जिले तथा यथा सागर एवं टीकमगढ़ इस परियोजना को आच्छादित करेंगे। ठीक है। यहाँ से मतलब ये जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से जो बीना रिफाइनरी है उससे उत्पादों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कमी कटौती होगी। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, तो ये 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया। ठीक है। यह जो है रिपोर्ट वो विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। ये याद रखें कीजिए, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ये योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो केंद्र सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक इसमें सहयोगी है। इस रिपोर्ट में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य परिणाम में उनके वृद्धिमान परिवर्तन, मतलब वर्ष दर वर्ष जो प्रगति हो रही है, तथा समग्र प्रदर्शन, मतलब वर्तमान जो प्रदर्शन है, करंट जो है, उसके आधार पर रैंक दी जाती है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष 2018-19 तथा से संदर्भ वर्ष 19 से 20 रखा गया, जो कोविड-19 से पहले की स्थिति को समाहित करता है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है, 24 इंडिकेटर होते हैं। रेफरेंस ईयर 2019 से 20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार, 4th टाइम जो है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में दे रखा है 19 से 20 के 5 बड़े राज्य। तो केरल का स्कोर इसमें किसमें क्या रहा, स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में केरल 1 पे रहा, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। वर्ष 2019 से 20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम जो 19वां था वो उत्तर प्रदेश स्कोर 30.57 को प्राप्त हुआ, जबकि 31 स्कोर को के साथ बिहार 18वें स्थान पर रहा। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष इसकी दृष्टि में क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन से? उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजना को लोकार्पण एवं शिलान्यास उसका किया। ठीक है। तो ये परियोजना जो है निम्नवत कौन सी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है: रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है। ये दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले रेणुका जी बांध परियोजना, यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। यह बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। रेणुका जी गिरी नदी, गिरी यमुना की एक सहायक नदी भी है। इस परियोजना की क्षमता जो है 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है। रेणुका जी बांध से, तो ये रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनीकुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। जबकि वजीराबाद जो बैराज है उसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि जो रेणुका जी बांध परियोजना है उसके कार्यान्वयन 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार एवं 6 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों कौन से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, इसके माध्यम से समझौता हस्ताक्षरित हुआ था इन 6 राज्यों ने और एक जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है। ज्ञातव्य है कि 2008 में इस परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। उसके बाद लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, तो यह एक ROR रन ऑफ द रिवर, ठीक है, मतलब नदी का चलना एक तरह से परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है।
इस परियोजना को सतलुज नदी पर, ठीक है, याद रखिए कौन सी नदी पे है, सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.2 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसके उत्सर्जन में कमी आएगी। उसके बाद धौला सिद्ध परियोजना, ठीक है, सबके आप एटलीस्ट कम से कम नदी तो याद रखिएगा कौन सी पे, जैसे कि ये ब्यास नदी पे है धौला सिद्ध परियोजना। तो यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में स्थित है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इसी प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। थोड़ा बहुत आइडिया रखेगा कितना विद्युत उत्पादित कर रहा है। उसके बाद सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये जो है पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है उस पर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है यह परियोजना। क्षमता कितनी 111 मेगावाट, प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, सुन्नी बांध परियोजना सतलुज नदी पर ही बन रही है तो डायरेक्ट, और शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह इसी क्षमता 382 मेगावाट है, प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करेगी। सुशासन सूचकांक 2021 से 22, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020 से 21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। ठीक है, इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों राज्य समूह, अन्य राज्य समूह A, B, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया था। इस सूचकांक में जो है 2020 से 21 में जम्मू कश्मीर को पूर्वोत्तर, वर्तमान में ये संघ शासित हो चुका है, तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग GGI मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतों के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, इनके स्कोर एवं रैंक की गणना की गई। ठीक है, संयुक्त रैंकिंग में समूह A के राज्यों में गुजरात, समूह B के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर रहे। ठीक है, गुड गवर्नेंस इसमें देखिए सूचकांक जो सुशासन सूचकांक है उसके 10 क्षेत्र निम्नवत थे: कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वाणिज्य उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधाएं, उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित शासन। संयुक्त रैंकिंग में समूह B के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान रहा। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि हुई, ये आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में भी। अभी 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना, 3 वर्षों की वृद्धि की गई। संसद के इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय योजना, ठीक है, तो ये 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल जो सरप्लस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसका सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पेज क्या है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, इनको आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, यह परियोजना 3 चरणों में चरण 1 AIBP, चरण 2 AIBP, चरण 3 PMKSYNP इसमें कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, वर्ष 2012 में इसे जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उसके अलावा देखिए महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। तो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा जो कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजना में शामिल है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली, वियर परियोजना, भावनी
बांध परियोजना माझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो जाएगी। ठीक है, इस परियोजना में इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध है, पीने लायक पानी भी उपलब्ध है। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज ये जो हैं लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजना है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। इससे जो है सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद देखिए, इसी योजना में प्रधानमंत्री ने जो है झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। यह पार्क 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया। किसने? राम सुतार ने। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट का 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों से 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को 2 पृथक गतिविधियों व्हील बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट WNET और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे इसका सम्मेलन किया गया। समामेलन मतलब इन दोनों को जोड़ दिया गया। उसके अलावा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जो है वो वी बॉक्स, पीपुल स्ट्रॉन्ग और भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, इन तीनों की पहल है ये। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP, AICT अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, MSDE, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी, ASAP, केरल, भारतीय विश्वविद्यालय AIU द्वारा भी सहयोग दिया गया। पर जो मेन थे वो ऊपर वाले तीनों थे। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी इसमें वृद्धि दर्ज की गई। 2021 के 45.97% से बढ़कर ये 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गया। स्किल्स जो है, रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सर्विस है, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और IT, फार्मो तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्र में शीर्ष पर है। सेक्टर दैट हैव हायर्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं में गए हैं। ठीक है, उसके अलावा उच्चतम नियोजनीयता हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने में मिली 66.1, उत्तर प्रदेश 65, केरल 64.2, पश्चिम बंगाल 63.8, केरल 59.3। और उच्चतम नियोजनीयता वाले 5 शहर ये कौन से थे? पुणे, ये शहरों की बात हो रही है। ठीक है, वो स्टेट की बात हो रही थी। पुणे 78.11, लखनऊ 74.32, त्रिवेंद्रम 66.48, कोलकाता 57.16, बेंगलुरु 56.48। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुष एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 2021 में 41.25% और वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई। ठीक है, ये इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी, आधिक्य मतलब ज़्यादा जो होता है पानी, उसकी केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? केन और बेतवा। परियोजना के तहत छतरपुर जिला जो मध्य प्रदेश में है स्थित दोधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का
उत्पादन होगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। केन और बेतवा नदी की बात करते हैं अब। तो केन नदी जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतरराज्यीय नदी है, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? कटनी जिला मध्य प्रदेश में स्थित अहिर गावन गांव है। कुल लंबाई 427 किलोमीटर, जिसमें 292 जो है एमपी में, 84 किलोमीटर यूपी में बहती है ये। बेतवा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है, ठीक है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ठीक है। तो इनके उद्गम स्थल जो दे रखे हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसी जगह से बनते हैं जो पूरे होल ईयर में करंटली न्यूज़ में होती है, ठीक है, उसी से उठा के स्टैटिक बना देते हैं। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर जो मध्य प्रदेश में है उसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन, होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा जो 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। पुलिस प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्रदान की गई। पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1900, विश्व अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कौन से? लखनऊ, गौतम बुद्ध, वाराणसी, कानपुर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड में ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की गई। यह जो गठबंधन था वो एनटीपीसी सिमहाद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है उस स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हेतु किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में। इसके तहत देश की पहली जो हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना उसके लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चलित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी इसका चयन किया गया। परियोजना के तहत निकटवर्ती जो तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता है उनके द्वारा उत्पादित नवीकरणीय जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है उससे इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, ठीक है। यह जो है 240 किलोवाट तक का ठोस ऑक्सीजन और उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर यह होगा तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्सीजन ईंधन के सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित जो एनटीपीसी गेस्ट हाउस है उसको ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र के बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया। ध्यातव्य है कि बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को ही पारित किया गया था। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों इनकी निगरानी, निरीक्षण, परिचालन, रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। तो अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों एवं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और उसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इनकी स्थापना का प्रावधान शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की अगर बात करें तो ये जो है केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन जो CDSO है सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स के अनुसार भारत
5745 बड़े बांधों के संचालन के लिए विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इनमें से अधिकतर बांध जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, 632 गुजरात में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में है 2394। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और ये UN क्या होगी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में भारत का पोचमपल्ली गाँव भी शामिल था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव है ये। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पोचमपल्ली, तेलंगाना। इन साड़ियों को जो है इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को 2004 में जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग भी प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे ने जो भूदान होता है आंदोलन, भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। ठीक है, विनोबा भावे ने। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो बेस्ट टूरिज्म विलेज UNWTO, तो ये टी यहाँ पे ट्रेड नहीं है, सॉरी, ये टूरिज्म है, पर्यटन की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की गई जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, स्ट्रॉन्ग ड्राइवर। जैसे कि अब आप श्रीलंका में देख ही रहे हैं, टूरिज्म से जितना मतलब पैसा आता था उसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे कितना वो हो रहा, दिक्कत हो रही है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित जो ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय है उनके समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक योजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जेशन 2021, इसके तहत यह पुरस्कार दिया गया। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया गया। कौन सी श्रेणियां थी जिसमें अवार्ड मिला उसे? पहली थी उत्कृष्टता अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य क्या था? वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य क्या था? वैश्विक MPI रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना। MPI क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इस रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना। उसके बाद देखिए, जो MPI है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग एक नोडल मंत्रालय है। ठीक है, MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का जो ग्लोबल MPI है उसका प्रकाशन करने वाली एजेंसी है यथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव UNDP के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उनके निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी किस पे है? भारत की अगर बात करें तो नीति आयोग पे। जो नेशनल MPI है वो विकसित करने के इंटर मिनिस्ट्रियल प्रयास को सांस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने MPICC मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय MPI बेस लाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 से जो NFHS 4 और 15-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर इनमें विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। ठीक है, इनमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब जो डिलीवरी होने के बाद लेडीज़ की देखभाल है, बैंक खाता, उनको भी जगह दी गई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय MPI के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है।
ठीक है, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनली गरीब है।